अच्छा, मुझे आर्कियोलॉजी के बेसिस पे और हिस्ट्री के बेसिस पे बिल्कुल सटीक, निष्पक्ष, अनबायस्ड और ब्रूटल ट्रुथ के हिसाब से ही बताना। किसी तरह का कोई सेंसरशिप की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताना कि इस्लामिक हिस्ट्री अगर जाननी है तो क्या क्या समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लामिक हिस्ट्री को एक निष्पक्ष और ब्रूटल ट्रुथ के नजरिए से देखने के लिए आपको मॉडर्न रिविजनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को समझना होगा। ये पर्सपेक्टिव अक्सर उन बातों को चैलेंज करता है जो ट्रेडिशनल किताबों में मिलती है। इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में सच्चाई जानने के लिए 5 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। सीरा और हदीस की टाइमलाइन। ट्रेडिशनल अकाउंट्स जिसे इब्न इश्क ए सीरा मोहम्मद साहब की मौत के लगभग 150 से 200 साल बाद लिखे गए। एकेडमिक हिस्टोरियन के लिए इतना बड़ा टाइम गैप एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बीच ओरल ट्रेडिशन में बदलाव आ सकते हैं। तो ये तो मेरे को डाउट है, क्या सच में हदीस ये 150 से 200 साल के बाद लिखी गई, यानी मोहम्मद जी के 150 से 200 साल मरने के बाद लिखी गई, ऐसे तुम आर्कियोलॉजी और हिस्टोरिकल एविडेंस दावा ठोकती है। ये क्वेश्चन इन द फ्यूचर। कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन, सिक्के और अभिलेख। सबसे ब्रूटल तो ये है कि शुरुआती 60 से 70 सालों के इस्लामिक कॉइन पर ना कोई प्रॉफिट का नाम मिलता है और ना ही इस्लाम शब्द का साफ जिक्र। व्हाट? शुरुआती सिक्के सनसनिया पर्शिया और बिजेंटाइन स्टाइल के होते थे, जिन पर फिर अल्टर्स बने होते थे। मोहम्मद साहब का नाम कॉइन्स पे पहली बार खलीफ अब्द अल मलिक 685 और 705 सीई के वक्त दिखना शुरू हुआ। अच्छा, एक सवाल ये बनता, तो ये 685 और 705 के बीच में भारतीय भूभाग में क्या हुआ करता था? वहाँ पे ऐसी कौन सी बड़ी घटना घट चुकी थी जिसकी वजह से मैं कॉन्टेम्परेरी हिस्ट्री समझ पाऊँ? साथ में मुझे ये भी बताना कि यूरोप में क्या चल रहा था, चाइना में और जापान में भी क्या चल रहा था। ये एक सही सवाल रहेगा। द रिविजनिस्ट स्कूल, जॉन वैन्सबर्ग और पैट्रिशिया क्रोन जैसे स्कॉलर्स ने कहा कि इस्लाम एकदम एक रेगिस्तान से नहीं निकला, बल्कि एक लेट एंटिक्विटी के ज्यूइश और नेशनल माहौल, क्रिश्चियन माहौल में धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। तो ज्यूइश और क्रिश्चियन एनवायरमेंट में। लेकिन इस्लाम के बारे में बताने वाले लोग ये बताते हैं कि इसके पहले तो कुछ बना ही नहीं था, और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि इसके पहले ज्यूइश कल्चर हुआ करती थी और क्रिश्चियन कल्चर भी हुआ करती थी। अगर इस्लाम बनी है तो उसके पहले तो सिर्फ बिग बैंग तो बस जस्ट हुआ था और उसके बाद इस्लाम वर्ल्ड में आ गई थी ना। आर्कियोलॉजिकल गैप इन मक्का मदीना। एक मिनट। आर्कियोलॉजिकल गैप इन मक्का मदीना। एक बड़ा सच ये है कि मक्का और मदीना में उस जमाने के आर्किटेक्चर या बड़े बैटलफील्ड्स के आर्कियोलॉजिकल सबूत बहुत कम मिलते हैं। एक बड़ा सच ये है कि मक्का और मदीना में उस जमाने के आर्किटेक्चर या बड़े बैटलफील्ड के आर्कियोलॉजिकल सबूत बहुत कम मिलते हैं। इस वजह से डैन गिब्सन, जिसे कुछ कंट्रोवर्शियल रिसर्चर्स ने ये थियरी दी कि असली होली सिटी शायद पेट्रा जॉर्डन थी, हालांकि मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस इसे पूरी तरह सहमत नहीं है। द रोल ऑफ जियोपॉलिटिक्स। इस्लाम की कामयाबी सिर्फ मजहब नहीं बल्कि पावर वैक्यूम की वजह से भी थी। अच्छा, तो इस्लाम शायद तभी पनप पाती है जहाँ पे पावर का वैक्यूम या किसी जगह पे पावर के लिए होड़ लगी रहती है, वहाँ पे इस्लाम अपने बीज बोता है। उस वक्त दो बड़ी पावर बिजेंटाइन क्या है दादा? रेफर्स टू ईस्टर्न रोमन एम्पायर सेंटर्ड इन Constantinople, known for its Greek architecture, Orthodox Christianity and artistic achievements like mosaic. क्या था भाई? तभी तटीय इलाके पकड़ के अच्छी बात है, बुद्धि वही करी। ससानियन एम्पायर्स। बहुत ही बड़ा इलाका है, ब्रिटानिका बता रहा है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। सदियों की लड़ाई से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अरब फौजों के लिए उन्हें हराना आसान हो गया। ये लड़ाई क्यों हो गई? बैजेंटीन और सेसेनियन, इन दोनों एम्पायर्स के बीच में ऐसी कौन सी बड़ी आफत आ गई कि इनको हमेशा लड़ना पड़ रहा था? क्या ये खुद के एम्बिशन की वजह से है, या इनके ऊपर किसी तरह का अत्याचार हुआ था, या किसी तरह का माहौल बिगड़ गया था जिसकी वजह से वो विवश हो गए थे लड़ने के लिए? Important resources for further research. Academic perspective of the Oxford Handbook of Islamic Archaeology or Routledge Handbook
ऑन अर्ली इस्लाम पढ़ सकते हैं, जो इस फील्ड की सबसे अपडेटेड जानकारी देते हैं। ओपन डिस्कशन रेडिट पर एकेडमिक कुरान एक अच्छी जगह है जहाँ स्कॉलर्स इस तरह के ब्रूटल ट्रूथ पर बिना किसी बायस के चर्चा करते हैं। वो क्या है दादा, ये मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर दें, फिर राइट क्लिक करके सर्च गूगल और नॉलेज हैंडबुक ऑन अर्ली इस्लाम, राइट क्लिक सर्च गूगल। ये चीज पढ़ लेने के बाद मुझे इस्लाम के बारे में ऐसे कौन सी ब्रूटल ट्रुथ पता चल जाएंगी या फिर ऐसे कोई जादुई किस्से पता चल जाएंगे जिसकी वजह से मेरी समझ इस्लाम के बारे में बढ़ जाएगी। ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इस्लामिक आर्कियोलॉजी एडिटेड बाय बेकन वॉकर एंड टिमोथी इनफोल्ड कोई रहस्यमय या जादुई कहानियों की किताब नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर एकेडमिक रिसोर्स है जो इस्लाम की शुरुआती सदियों के बारे में कड़ी सच्चाइयां, ब्रूटल ट्रुथ और दिलचस्प पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल फैक्ट पेश करती है। इसको पढ़ने के बाद आपको ये सच बड़े ट्रूथ और किस्से पता चल सकते हैं। द साइलेंट डेकेड 72 691 टू तक की खामोशी। एक बड़ा ब्रूटल ट्रूथ ये है कि इस्लाम के पहले 70 और सालों के कोई बड़े पब्लिक मॉन्यूमेंट्स या मॉस्क ऐसे नहीं मिले जो सिक्योरली डेटेड हो। पहला बड़ा मॉन्यूमेंट डोम ऑफ द रॉक है दादा, राइट क्लिक सर्च गूगल। ये तो उनकी बहुत ही खास जगह है। कहाँ पे है? डोम ऑफ द रॉक, जेरूसलम। ऐसी जगह पे है क्या? No problem, no problem. Look, you are humans, you want to fight. I am an understander, I want to understand. दादा परदादाओं ने झाड़ लगा दिए जिसके लिए पोते और पड़पोते मार कर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ह्यूमंस को किसी तरह की कॉमेंट नहीं करनी। हाँ, इससे पता चलता है कि शुरुआती तौर पर इस्लामिक आइडेंटिटी का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ था, ना कि एकदम से किसी बड़े आर्किटेक्चरल धमाके के साथ। कंटिन्यूटी और डिस्ट्रक्शन। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस्लामिक एक्सपेंशन में सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाते हैं कि सीरिया और पैलेस्टीन जैसे इलाकों में पुरानी कल्चर्स और इकोनॉमी जारी रही थी। ये एक जादुई किस्सा जैसा है कि कैसे नई हुकूमत ने पुराने चीजों को खत्म करने के बजाय उन्हें अडॉप्ट कर लिया। कल्चरल हाइब्रिडिटी। किताब बताती है कि इस्लामाइजेशन का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स और रीजनल था। सेंट्रल एशिया से लेकर सब सहारन अफ्रीका तक इस्लाम ने लोकल ट्रेडिशन के साथ मिलकर एक नई कल्चरल हाइब्रिडिटी पैदा की। एवरीडे लाइफ। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में मिले कॉइन्स, ग्लास, बीड्स और सिरेमिक्स आपको ये बताते हैं कि आम लोग क्या करते थे, जैसे गोट, फिश और कभी कभी पिग भी। क्या? और उनका ट्रेड नेटवर्क कितना बड़ा था। तुम ये कहना चाह रहे हो क्या कि इस्लाम के शुरुआती दौर में जब लोग धीरे धीरे सीरिया और पैलेस्टीन तक आए, उनमें पिग्स का भी लेन देन हुआ करता था, ट्रेड नेटवर्क चलती थी? क्योंकि जहां तक मुझे पता है इस्लाम के अंदर हराम है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। पिग, सुअर का मांस इस्लाम में सख्त हराम है, लेकिन आर्कियोलॉजी की खूबसूरती यही है कि वो सिर्फ धार्मिक किताबों को नहीं देखती, बल्कि जमीन के नीचे मिले हिसाब किताब, फिजिकल एविडेंस को देखती है। बस ये नहीं कि दिमाग में जो है उसके हिसाब से चले, क्योंकि जमीन के ऊपर क्या है वो भी देखना होता है। द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इस्लामिक आर्कियोलॉजी इस बारे में ये कड़ी सच्चाइयां, ब्रूटल ट्रूथ्स सामने रखती है। धीरे धीरे बदलाव, ग्रेजुअल ट्रांजिशन। जब इस्लामिक एम्पायर्स ने सीरिया, पैलेस्टीन और जॉर्डन को जीता, तो वहां की पूरी आबादी एक दिन में मुसलमान नहीं हो गई थी। वहां क्रिश्चियंस और जूस कम्युनिटी पहले से थी जो सूअर खाती थी। आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर मिले जानवरों की हड्डियां, फाउनल रिमेन्स क्या होते हैं? हड्डियां। ओके। उन्होंने बताती है कि इस्लामिक हुकूमत की शुरुआती 100 से 200 साल तक भी वहां पिग बोन्स मिलते रहे, क्योंकि लोकल नॉन मुस्लिम आबादी उन्हें पाल रही थी। अच्छा, नॉन मुस्लिम आबादी। इकोनॉमिक कंटिन्यूटी। शुरुआती दौर में ट्रेड नेटवर्क और मार्केट में सभी कम्युनिटीज शामिल थी। आर्कियोलॉजी दिखाती है कि कई जगहों पर मिक्स्ड इकोनॉमी थी। हालांकि मुसलमान सूअर नहीं खाते थे, लेकिन उन इलाकों में जहां मुसलमान माइनॉरिटी में थे शुरुआती सदियों में, वहां सूअर का पालन पोषण और ट्रेड पूरी तरह बंद नहीं हुआ था, तो बैन नहीं था, ठीक है, दूसरों को चलाने देते थे। किताब में ये भी बताया गया है कि वक्त के साथ जैसे जैसे इस्लामाइजेशन बढ़ा, आर्कियोलॉजिकल लेयर्स में पिग बोन्स कम होते गए और शीप गोट्स बोन बढ़ते गए। ये एक बड़ा सबूत है
कि कैसे रिलीजन ने लोगों के डाइट और इकोनॉमी को